ये मनाजिर देख के आप समझ तो गए होंगे कि गज़ा में जंग बंदी का माहदा तय पा गया है। एक माहदा जनवरी में भी तय हुआ था, लेकिन मार्च में नेतन्याहू ने एकतरफ़ा तौर पे तोड़ दिया था और किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। लेकिन उम्मीद है कि ये माहदा ट्रंप की वजह से शायद कायम रहेगा। इसके तहत पहले मरहले में इसराइली फ़ौजें एक मखसूस इलाके तक पीछे हट जाएंगी। अगले 72 घंटे में हमास इसराइली यरगमाली आज़ाद कर देगी। उसके बदले 2000 से ज़ायद फ़लस्तीनी रिहा हो जाएंगे। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात फ़ौरन शुरू हो जाएंगे। तवक्को है कि सदर ट्रंप इस हफ्ते इलाक़े का हंगामी दौरा भी करेंगे। तुर्की ने कहा है कि गज़ा में अगर बैनुल-अक़वामी अमन दस्ते तैनात होते हैं तो उनका हिस्सा ज़रूर बनना चाहेगा, ताकि नज़र रख सके कि कौन जंग बंदी पे अमल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब रह गया प्रोपेगेंडे का महाज, तो ख़बरें ये हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, उस पर भी इसराइल की नज़रें हैं कि किसी तरह वो भी उसके हाथ आ जाए। इसके अलावा हम इसका भी जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में कुदरती आफात आखिर मर्द के मुकाबले में औरत पे दोहरा अजाब क्यों हैं। ज़रार जी देखो मुस्तफ़ा, अच्छी बात है, आपने दुरुस्त फरमाया कि जनवरी में भी इस तरह का एक अमन मुआहदा हुआ था और फिर जाहिर है कि नेतन्याहू ने हमास पर इल्ज़ाम लगाकर उसकी खिलाफ वर्जी की। इस वक्त मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक पुरुमीद हम हो सकते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, रमी कनाजी एक फ़लस्तीनी शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, और वो कह रहा था कि मैं वैसे पुरुमीद होता नहीं हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि इज़राइल किस बला का नाम है, लेकिन इन बच्चों की शक्लों पर खुशी देखकर एक लम्हे के लिए हम भी खुश हो सकते हैं। 2 साल गुजर गए और उसके बाद बिल आखिर कुछ वक्त के लिए, उम्मीद है कि ज़्यादा टाइम के लिए जंग बंदी हुई है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इज़राइल में सीज़ फायर की तारीफ़ है कि आप सीज़ करेंगे हम फायर करेंगे। माजी में हमेशा यही होता है। तो इस वक्त बहुत सवालात हैं, बहुत चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी तो ये जो डील है या जंग बंदी का मुआहदा है, इसका पहला मरहला भी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बिल्कुल शुरुआत है। अगर ये पहले मरहले तक होल्ड करता है, अगर तमाम कैदी इजरायली और फ़लस्तीनी, और इजरायली तो कुछ ही हैं, फ़लस्तीनी तो हज़ारों की तादाद में है, रिहा होते हैं, अगर इजराइल अपनी फ़ौज को वापस लेता है और बमबारी दोबारा नहीं शुरू करता, और अगर इमदादी सामान गज़ा में दाखिल होता है, तो फिर बिल्कुल हम मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं होगा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कुछ क्रेडिट दें। लेकिन उस क्रेडिट के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर अमेरिका की खुली इमदाद ना होती इसराइल के लिए, तो वो इतने सालों ये बमबारी जारी रख भी ना सकता। तो एक मतलब डिलेमा ही है एक तरह से। इस वक्त बहुत ऐसी पॉइंट्स हैं जिस पर ये अमन मुआहदा टूट भी सकता है, जैसे कि हमास का कहना है कि जी जब ट्रंप के प्लान के मुताबिक जब हमास अपने इजरायली कैदियों को हैंड ओवर कर देगी तो जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इजराइल से जो सिग्नल आ रहे हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इजराइल कह रही है कि नहीं, ये जंग सिर्फ उस वक्त ख़त्म होगी जब हमास का वजूद नहीं होगा, जब हमास अपने हथियार डाल देंगे। ज़ाहिर हमास इसको करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगेन वो भी जानते हैं कि इजराइल किस भला का नाम है। जहाँ तक हमास की बात है तो मेरा ख्याल है वसत, और मैं आपका भी ओपिनियन इस पे चाहूँगा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अगर आप रिजेक्ट कर दें तो एक तो आप पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली आलमी सतह पर आइसोलेट हो जाएंगे या मज़ीद आइसोलेट हो जाएंगे। दूसरा कि जो गज़ा के रहने वाले हैं, जो गज़ा में जो फ़लस्तीनी रहते हैं, जिन्होंने मतलब ऐसी बर्बरियत का सामना किया है जिसकी मेरा ख्याल है कि हमारी तारीख़ में कमी आपको मिसालें मिलेंगी, इंसानी तारीख़ में, मैं सिर्फ मॉडर्न एज की बात नहीं कर रहा। तो उनका गुस्सा भी हमास की तरफ ही जाता कि यार अब कब तक लड़ना चाहोगे, अब कब तक हमारा कत्लेआम जारी रहेगा। दूसरी जानिब नेतन्याहू की भी मकासद पूरे नहीं हुए। वो तो खुलेआम कहता था ना, उसकी जितनी भी कोalition जो पार्टनर्स हैं, बेन स्मोट्रिक हो गया या बेन गवीर हो गया या स्मोट्रिक हो गए या वो जो बिलाज़िल हैं,
उनका तो कहना था कि जी हम इसको मलिया मेट कर देंगे, हम तमाम फ़लस्तीनियों को या तो कत्ल कर देंगे या तो उनको वहाँ से बाहर फेंक देंगे, चाहे हम समुंदर में फेंकें, हमें कोई परवाह नहीं है। और गज़ा एक था मेक गज़ा इज़राइल अगेन, मेक गज़ा जूइश अगेन, ये मागा की कॉपी की थी इन्होंने कि यहाँ तक जब तक पूरी यहूदी आबादी नहीं होगी तो हम मुतमईन नहीं होंगे। तो एक मेरी नज़र में वो सच जो बहुत बड़ा एक इंडिकेटर होगा कि क्या इज़राइल बेशक ट्रंप के दबाव में सीरियस है इसके बारे में, हमें ये देखना होगा कि क्या स्मोट्रिक और बेन गवीर नेतन्याहू की हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या नहीं। क्योंकि अगर वो रहेंगे इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिली है कि जी आप फिक्र ना करें, थोड़ी देर इस चीज़ को चलने दें, हम अपने फ़ौजी वापस जो कैप्चर्ड हॉस्टेजेस हैं या फ़ौजीज़ हैं उनको हम वापस ले लेंगे और फिर हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे इस जंग को एक बार फिर शुरू करने का। आखिरी जो पॉइंट है मेरा कि आपने तुर्की का जिक्र किया, बिल्कुल जहाँ तक मुझे पता है तो 4 मेन इसके जो गारंटर्स हैं वो है कतर, मिस्र, अमेरिका ज़ाहिर है और तुर्की। अच्छा, लेकिन ये किस चीज़ की गारंटी देंगे और उस गारंटी को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा? कतर तो अपना भी दिफा नहीं कर सकता और बहुत ही अजीब मनासिर आज मैंने देखे कि कतर के जो वहाँ पर नुमाइंदे थे वो इजरायली वज़ीर को जफिया डाल रहे थे, वही मुल्क जिसने थोड़ी देर पहले आपकी ही दारुल हुकूमत पर हमला किया। लेकिन चलें, दैट्स पॉलिटिक्स। मिस्र का क्या किरदार होगा? तुर्की मतलब बातें तो उनकी बहुत अच्छी होती हैं लेकिन अमली इक़दामात उनके क्या होंगे अगर इजराइल ने ये डील वायलेट की? और यूएस का तो आपको पता है, यूएस के बगैर तो ये नस्ल कुशी हो ही ना सकती। तो आपको क्या लग रहा है वसत, कॉशस ऑप्टिमिज्म इस वक्त होनी चाहिए? एग्जैक्टली मुझे वही याद आ रहा है, जनवरी में जो माहिदा हुआ था तो नेतन्याहू ने बेन गवीर और जो स्मोत्रिक हैं जो एक्सट्रीमिस्ट इंतहाई जो है फाशिस्ट, उनको यकीन दिलाया था कि हुकूमत में रहो, पहला मरहला जो है यरगमारियों की रिहाई का वो होते ही हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मार्च में 2 मार्च के उन्होंने एकतरफा तौर पे जंग बंदी ख़त्म कर दी और उसके बाद अमेरिका ने भी कुछ नहीं किया उनका हाथ रोकने के लिए, बल्कि दुगना असला उन्हें पहुंचाया। तो ये जो पहला मरहला है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मरहला होता है। इस माहिदे में भी जो पहला मरहला है उसमें सारे के सारे यरगमाली इसराइल के हवाले कर दिए जाएंगे। उस वक्त तो हमास के हाथ में कुछ पत्ते रह गए थे, लेकिन अब हमास के हाथ में पत्ते नहीं होंगे और इसराइल जो है वो गोल पोस्ट बदलने का आलमी चैम्पियन है। फिर वो ये कहेंगे कि अच्छा जी थैंक यू सो मच, यरगमाली तो आ गए, अब आप जो है गैर मुसल्ला भी हो जाएं। जाहिर है कि वहाँ अड़चन आएगी और जब अड़चन आएगी तो एक मौका मिल जाएगा इसराइल को, देखें जी हाँ वो माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हथियार नहीं रख रहे हैं और हम बमबारी दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है। दूसरे, अभी शाम को एक खबर आई थी कि कुछ लिस्ट पेश की है हमास ने जो कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है, जैसे मरवान बरगूती हैं, अहमद सीदात हैं, इब्राहिम हामिद हैं, हसन सलामा हैं। अगर आपके इल्म में है कि वो भी रिहा होने वाले हैं तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, इसलिए कि इसमें जो स्टार कैदी है वो है मरवान बरगूती। मरवान बरगूती का रिहा होने का मतलब ये है कि मैं फिर शायद यकीन कर लूँ कि इसराइल 1% सीरियस है, इसलिए कि मरवान जो है वो फ़लस्तीन के नेल्सन मंडेला हैं, 23 साल उन्हें इसराइल की क़ैद में हो गए। और जो महमूद अब्बास हैं वो उनके लिए वो सबसे बड़ा ख़तरा है। और मरवान के बारे में कहा जाता है कि ये वाहिद आदमी है जो फ़लस्तीनियों को मुत्तहद भी कर सकते हैं और इसराइल से बराबरी से बात भी कर सकते हैं। तो अगर ये डेवलपमेंट होती है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ सीरियस गोइंग ऑन। इस पे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ वसत, और वो ये है कि बिल्कुल पहले एक खबर गर्दिश कर रही थी कि इजराइल रजामंद है मरवान बरगूती को रिहा करने पर, लेकिन फिर इसकी तरदीद भी हो गई। इजराइल के जो अस्करी तर्जुमान हैं, मिलिट्री स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कोई मंसूबा नहीं है और क्यों नहीं रिहा करना चाह रहे वो तो आपने वजह बता दी है। मैं एक और मरवान बरगूती का आप समझें कि जो 180 डिग्री पर जो ऑपोजिट है मैं उसका भी थोड़ा जिक्र करना चाह रहा हूँ, और ये साहब हैं अबू शहाब। अबू शहाब हैं सरबरा
सो कॉल्ड पॉपुलर फोर्सेस के। अच्छा, ये वो मिलिशिया है जिसको इजराइल ने पाला है, पोसा है, इसको असलहा भी दिया है, यूनिफॉर्म भी दिए हैं, और ये वो गिरोह हैं। और अबू शहाब पर इस प्रोग्राम पे पहले भी बात की है। बेसिकली ये इसका दाइश के साथ भी एक ज़माने में लिंक था, और ये है बेसिकली क्रिमिनल गैंग का मालिक था, मुनशियात फरोश, लोगों को यरगमाल बनाना, हॉस्टेज, रैंसम वगैरह। और इसने इजराइल को सपोर्ट किया। तो इसका ख्याल था कि यार जब गज़ा से हमास मिट जाएगी तो मैं गज़ा का नया लीडर हूँगा। लेकिन अभी शिन बैत जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने दरख्वास्त दी कि यार ये हमारे साथी थे, इनको यहाँ से हम निकाल ना दें, इजराइल में ना सेटल कर लें। तो इजरायली फ़ौज ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें अबू शहाब का तो अभी नहीं पता, लेकिन अबू शहाब के जो फाइटर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनकी सही इस वक्त कुट लग रही है। और मेरा ख्याल है कि इनका मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं अच्छा, होगा। जाते जाते अच्छा, मैं आपको एक अच्छी खबर भी दे दूं, वो ये है कि आज केमिस्ट्री का नोबेल इनाम उसका ऐलान हुआ है। उसमें जापान के सोसोमो केटागावा हैं, बरतानिया के रिचर्ड रॉबसन हैं, और फ़लस्तीनी नजाद की साइंसदान उमर यागी भी शामिल हैं। तीनों को मुश्तरका तौर पे मिला है। उमर यासर अरफात के बाद दूसरे फ़लस्तीनी हैं जिन्हें नोबेल इनाम मिला है। उमर उर्दन के एक फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीर कैंप में पैदा हुए थे, एक कमरे के मकान में। फिर उन्होंने स्ट्रगल की और इस वक्त वो बर्कले कैलिफोर्निया में पढ़ा रहे हैं। आज बड़ा दिन है फ़लस्तीन के लिए। अच्छा, एक जंग तो कुछ देर के लिए रुक गई है, लेकिन एक और दूसरी जंग है जो अभी शुरू हो रही है। एक वक्फा लेते हैं, उसके बारे में फिर बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, गज़ा में जंग बंदी हो गई है, लेकिन दुनिया के लोगों की दिल और दिमाग जीतने की जंग अभी शुरू हो रही है। अच्छा, जब इजराइल और उसके हामी देखते हैं कि यार दुनिया में पूरा पब्लिक ओपिनियन, सारी पब्लिक हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, तो वो ये नहीं सोचते कि शायद ये हमारी अमाल की वजह से है, शायद हमें अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए, शायद हमें कत्लेआम नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सोचते हैं कि यार ये सारा मसला है बयानिए का, नैरेटिव का, कंट्रोल का, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये शैतानी सोशल मीडिया, और इसको तो काबू ही करना है। अच्छा, कुछ ये दुरुस्त भी है। इनका नंबर 1 टारगेट जो है वो है टिकटॉक, या था, मैं भी बताता हूं आपको। और इसकी भी एक वजह है। एक सर्वे हुई थी टिकटॉक की 7 अक्टूबर 2023 से लेके जनवरी की 2024 की आखिर तक, जिसमें पता लगा कि 1 लाख तकरीबन 70,000 पोस्ट टिकटॉक पर फ़लस्तीन के हक में थे। इसके बरक्स इजराइल के हक में तकरीबन 9,000 पोस्ट थे। ये मैं बात कर रहा हूं उन अक्टूबर 7 के एकदम बाद के चंद हफ्तों बाद। अच्छा, ये तो हो गए पोस्ट्स। अगर हम व्यूज़ को देखें, क्योंकि सारी गेम व्यूज़ की होती है, हम सब जानते हैं, तो फ़लस्तीन के हक में तकरीबन 240 मिलियन व्यूज़ थे। ऑन दी अदर हैंड इजराइल के हक में तकरीबन 14 मिलियन थे। ये शुरुआत थी, और इसके बाद इजराइल के हक में जो पोस्ट्स और व्यूज़ थे वो मुसलसल गिरते गए, और फ़लस्तीन के हक में जो व्यूज़ और पोस्ट्स थे वो मुसलसल बढ़ते गए। वजह क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में, और ख़ास तौर पर जो इजरायली लॉबीज़ हैं अमेरिका में, उनकी एक भरपूर कैंपेन शुरू हो गई टिकटॉक के ख़िलाफ़। जोनाथन ग्रीनब्लैट जो सरबराह हैं एंटी डेफर्मेशन लीग के, ये भी एक प्रो इजराइल जूइश ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक ऑडियो में वो कहता है कि यार हमारा सबसे बड़ा मसला टिकटॉक है, और ये जो बच्चे जो बागी हो रहे हैं ना, ये सब टिकटॉक की वजह से है। फिर एक और है जूइश फेडरेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो इन सारी तंजीमों का आप समझे एक अम्ब्रेला ग्रुप है। उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा मसला है कि ये जो यहूद दुश्मनी फैल रही है हर जगह, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है टिकटॉक। तो अगर आप इजरायली हैं या आप इजराइल के हामी हैं, तो आपके यहाँ जहन में क्या हल होगा? जाहिर है कि यार टिकटॉक को ही ख़रीद लो, क्योंकि आखिरकार वो क्या कहते हैं ना, शाह महमूद कुरैशी ने कहा था डीप पॉकेट्स, तो इन्होंने कहा टिकटॉक खरीद ले। तो फिर एकदम यूएस कांग्रेस में एक बिल पेश हो जाता है जादू से,
और जिसमें कहते हैं कि जी ये जो टिकटॉक है ना, ये असल में चाइनीज़ कंपनी है और इससे चाइना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हमारा डेटा चोरी कर रहा है, इसको फिल फॉर मतलब ज़बरदस्ती किसी अमेरिकन कंपनी को बेचा जाए। मज़ेदार बात यह है कि इस मुहिम में, इस कॉज में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स कौन से पेज पे थे? सेम पेज पर। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर इज़राइल का मामला है तो वो एक अलग बात बनती है। तो फिर टिकटॉक, एक फैसला लिया गया कि टिकटॉक को बेचा जाए। अच्छा, टिकटॉक को खरीदेगा कौन? ये भी एक अलग सवाल था। तो एक पूरी कंसोर्टियम है कंपनीज की, जिसमें सबसे बड़ा जो पार्टनर है, मेजर पार्टनर है, वो है एक टेक कंपनी जिसका नाम है ओरेकल। अच्छा, ओरेकल की भी बड़ी मजेदार कहानी है। ओरेकल के जो बानी है उनका नाम है लैरी एलिसन। अच्छा, लैरी एलिसन एक वक्त में कुछ मेरा ख्याल है दिनों के लिए दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी थे। इस वक्त वो शायद नंबर 2 पे है। आई थिंक तकरीबन $400 बिलियन है लैरी एलिसन के पास। और लैरी एलिसन की एक खासियत ये है कि उसने तकरीबन 26 से $30 मिलियन ज़ाती तौर पर, हाँ, अपनी डोनेशन की है इजरायली फौज को। ही इज, कहते हैं, सिंगल लार्जेस्ट डोनर टू द इजरायली आर्मी। अच्छा, ये तो सिर्फ इजरायली आर्मी की बात की है। वो नेतन्याहू के भी बड़े करीबी दोस्त हैं और उनके जो बेटे हैं डेविड, उसने अभी एक फ्री प्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको खरीद कर एक कटर जायनिस्ट बैरी वाइस को CBS जो अमेरिकन न्यूज़ चैनल है उसका हेड बना दिया। तो आपको पता है कि अब होने क्या वाला है। अच्छा, ये सिर्फ लैरी एलिसन का मसला नहीं है। ओरेकल की जो पूरी लीडरशिप है, कॉर्पोरेट लीडरशिप है, वो ही ऐसी है। इनके जो साबिक CEO हैं साहिबा सफरा काट्स, उन्होंने एक बार एक ईमेल लिखी थी इजरायली वजीर आज़म एहूद बाराक को। उसने कहा था कि जी ओरेकल का जो मिशन है, हमारी जो गोल है, वो ये है कि अमेरिकनों के दिलों में हम इजराइल के लिए मोहब्बत पैदा करें। ये कुछ साल पहले की बात है, लेकिन अगर अभी की बात हम करें तो जब ये जब गूगल में एप्पल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, वो मुजाहरे कर रहे थे, तो इनसे सवाल पूछा गया कि जी ओरेकल की क्या पॉलिसी है। उसने कहा कि जी देखें, अगर आप अपनी दिल की गहराइयों में इजराइल से प्यार नहीं करते तो बेहतर है कि आप इस कंपनी में काम ना करें। अच्छा, जिन लोगों ने थोड़ा सा इख्तलाफ किया, उनको जो मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं ओरेकल के, वहाँ भेज दिया गया कि यार अगर आप इजराइल के दुश्मन हैं तो जाहिर है कि आपका दिमाग ख़राब है ना, अब इजराइल की दुश्मनी कौन कर सकता है, यू हैव टू बी क्रेजी। तो फिर और ये जो बात है ये कि टिकटॉक कितना ख़तरनाक है और ट्विटर कितना ख़तरनाक है, क्योंकि आप निशाना ट्विटर पर आ रही है। आप मेरी बात ना माने, आप इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की ज़बानी खुद ही सुन लें। I won't get into that, but we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are the social media. And the most important purchase that is going on right now is class Followers. TikTok. TikTok, number one. And I hope it goes through because it can be consequential. And the other one, what's the other one that's most important? X. Exactly. Very good. And, so we have to talk to Elon. He's not an enemy. He's a friend. We should talk to him. Now, if we can get those two things, we get a lot. And I could go on other things, but that's not the point right now. We have to fight the fight. Okay? To give direction to the Jewish people and give direction to our non-Jewish friends or those who could be our Jewish our friends. Are we going to succeed with everyone? No. Will there be a strong counterpoint? Yes. जी, तो अच्छा, काफ़ी कामयाबी भी हासिल हो रही है। इस वक्त अगर आप टिकटॉक पर जाएं तो आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें सेहोनी बैठ के बात कर रहे हैं कि यार फ़लस्तीनियों को मतलब किस तरह हम कत्ल किया जाए। उसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। लेकिन अगर आप APAC, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, यानी इजरायली लॉबी पर तनकीद करेंगे, आपकी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अगला निशाना ट्विटर है और अभी से ही कैंपेन शुरू हो गई है। अगर आप इजरायली मीडिया देखें तो कहते हैं कि यार सबसे ज़्यादा अब यहूद दुश्मनी जो है ना वो ट्विटर पर है। लेकिन ट्विटर के बारे में नेतन्याहू कहता है कि यार नहीं, थोड़ा हल्का हाथ रखो, इलॉन मस्क हमारा भाई है, मैं उसको समझा दूंगा, और यकीनन वो उसको समझा भी देगा। अच्छा, बात यहाँ पर ख़त्म भी नहीं होती, क्योंकि अगला निशाना इसके बाद है AI। तो अब ट्रंप के जो साबिक कैंपेन मैनेजर हैं ब्रैड पार्स्केल, उनको $6 मिलियन मिले हैं, कोई छोटी रकम नहीं है, कि आप ऐसी वेबसाइट्स और कंटेंट बनाएं जिससे
AI मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, क्योंकि आपको पता है वो वेबसाइट्स और इस तरह की चीज़ें पढ़ के ही अपना जहन बनाता है, जो मसनूई जहन है उसका, वो प्रो इजराइल हो जाए। तो अभी बहुत लड़ाइयाँ बाकी हैं और देखते हैं कि क्या आप एल्गोरिथम को कंट्रोल करके इंसानों को भी कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ और ख़वातीन की सेहत की माहिर बहुत सारे शख्सियात हैं, लेकिन इनका जो पस मंज़र है वो कुछ और है। आप अंदरून और बैरून मुल्क तिब्बी और समाजी शोबों में 30 साल का आपका तजर्बा है। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इदारों, पंजाब और सिंध की हुकूमतों के साथ मिल के इन इशूज़ पे काम कर चुकी हैं। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नाम तो आपने सुना होगा, इससे कई साल मुंसलिक रही हैं। इस वक्त अपना एक मुशावरती इदारा QZ कैटलिस्ट वो चला रही हैं। नाम है आपका डॉक्टर यास्मीन सबी काजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर यास्मीन के आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने आपके इंट्रो में बताया कि 30 साल का लगभग आपका तजर्बा है फील्ड का। आपकी ये जो 30 साल ज़िंदगी है, इसका निचोड़ क्या है? क्या इस अरसे में आपने ख़वातीन की सेहत के ताल्लुक़ से कोई बेहतरी देखी, रिप्रोडक्टिव मसाइल के बारे में उनकी आगही और इख्तियार बढ़ता हुआ देखा, या सूरत हाल जूं की तूं है? जी, थैंक यू सो मच। एक तो आप इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा आई थिंक वे होता है कि आप नॉलेज को शेयर करें लार्जर मीडिया पे। देखिए, जो मेरा सफ़र है, चूँकि मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, आई कुड हैव ईज़िली गॉन टू कि मैं क्लिनिक में बैठती, पेशेंट्स देख, जो एक तरीक़ाकार होता है पब्लिक हेल्थ में आने का या इस फील्ड में आने का, जहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि आप प्रिवेंटिव केयर को देख सकें, ताकि आप उस हद तक ही ना पहुँचे जहाँ पे कोई आपको तकलीफ़ हो, बीमारी हो। चूँकि हमें पता है कि ओवरऑल जो हमारा मेडिकल केयर सिस्टम है वो अभी भी काफ़ी वीक है और हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है। तो इतने सालों में ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि तब्दीली नहीं आई है, लेकिन बहुत स्लो है। और उसकी जो औरतों के हवाले से कि औरतों की सेहत या औरतें अपने बारे में कितनी अवेयर हैं, अपना कितना ख्याल रख सकती हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में कितना जानती हैं, उसमें बिल्कुल आया है तब्दीली, लेकिन ये तब्दीली बहुत स्लो है। और उसकी मेजर वजह ये है कि हमारे यहाँ जो फीमेल एजुकेशन है और फीमेल जो एम्प्लॉयमेंट है, उसका रेशो अभी भी बहुत कम है। एक लड़की को जब आप स्कूल भेजते हैं और फिर वो स्कूल में रहती है ताकि उसकी शादी जल्दी ना हो, और उसकी शादी डिले होती है, और वो एक ख़ास एज पे एक अच्छी तालीम अगर हासिल कर लेती है, फिर करती है, तो वो बहुत बाख्तियार होती है। उसे पता होता है कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह गुजारूंगी, मुझे किस तरह से आगे चलना है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन, अच्छी तालीम भी इस माशरे में ज़मानत नहीं। अच्छी तालीम के बावजूद औरत कितनी बाइख्तियार है इसके बारे में फ़ैसले करने में। वो तो अमूमन तो मर्द ही करते हैं, हमने तो 80% 90% यही देखा है। तो तालीम और अवेयरनेस भी कहाँ काम आ रही है? नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगी। अगर आप हमारा जो एक डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे होता है, अगर आप उठा के देखिए, तो उसमें कंसिस्टेंटली ये दिखाता है कि दो चीज़ें बहुत बेसलाइन है और डिपेंड करती हैं बेहतर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से। एक एजुकेशन और एक वेल्थ है। ऑफ कोर्स कि आपका एक्सेस है, आप हेल्थ केयर को हासिल कर सकते हैं, और एक एजुकेशन है, बिकॉज ये कि आप में वो शऊर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रोपोर्शन शायद अभी भी वो नहीं है जो हमें नजर आ रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी तब्दीली इसलिए नहीं आई कि हमारे यहाँ इंतहा से ज़्यादा इनएक्विटीज़ है, कि मतलब जो गरीब हैं उनके हालात जो है वो अभी भी मोर और लेस उसी तरह से है, और उन तक वो पहुँच नहीं है। और अगर आप पॉवर्टी की एक पॉपुलेशन ले लेते हैं, उसमें औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बिकॉज उनका एक्सेस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो कहते हैं ना मर्दों की सोसाइटी है, मर्द जो है वो डिसीजंस लेते हैं। चीज़ें जैसे मैं कह रही हूँ तालीम के साथ डेफिनेटली चेंज होती हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, शायद इतनी नहीं चेंज होती जितना कि हम समझ रहे हैं कि हो जानी चाहिए। लेकिन आपने और मुल्कों में देखा है कि यही वो फैक्ट है, जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, यंग लोगों की एम्प्लॉयमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप उनको एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में लेकर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली
उनकी जो सेहत का मेयार है, उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो बेहतर होता है, जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली अभी वो हम टारगेट्स बहुत सेट करती है हमारी गवर्नमेंट, और हम उनके साथ बैठे होते हैं जब स्ट्रेटजीज बन रही होती है, और बड़े एम्बिशियस टारगेट्स होते हैं। और मैं यही कहूँगी कि हर कोई चाहता है कि वो अचीव हो, लेकिन हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन साइकिल है वो इतनी वो इस तरह से नहीं है कि हम एंड टू एंड अचीव नहीं कर पाते हैं। और उसके ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने देखा है बांग्लादेश में, इवन नेपाल हमसे इंडिकेटर्स में आगे चला गया, लेकिन वहाँ जाहिर है जहाँ पॉलिटिकल विल होगी तो वहाँ टारगेट्स भी अचीव होंगे, जहाँ हाफ हार्टेड काम होगा, खाना पूरी होगी, तो ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो एक और इशू की तरफ लाना चाह रहा हूँ। इस मुल्क में अयूब खान के ज़माने से, यानी अब तो 60 बरस से ज़्यादा हो गए, ख़ानदानी मनसूबाबंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ था और अब भी चले ही जा रहा है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसकी आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है। हम आम आदमी की दिलचस्पी का रोना तो रोते रहते हैं कि उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है बच्चों के कम या ज़्यादा होने से, मगर फिगर्स ये बता रहे हैं कि हुकूमतों ने भी पिछले 60 साल में ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं किया, हालांकि इस पूरे अरसे में इस प्रोग्राम पे अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसलिए कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क था 60s में जिसने बाकायदा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसको बाद में मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया था। उस वक्त जो रीजनल कंट्रीज थी हमारे पड़ोस की, इधर उधर की, वो हमसे सीखने आते थे कि आपने एक पूरा प्रोग्राम किस तरह से तरतीब दिया है, और हमने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश जो 71 में हमसे डबल था और हम उनसे आधे थे, अब हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। इसलिए कि वहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही वो बांग्लादेश बना हुआ, जो बात आप कह रहे हैं वो बेस लाइन है, पॉलिटिकल कमिटमेंट, बिकॉज वहाँ पे कंप्लीट पॉलिटिकल कमिटमेंट थी। और देखिए, ये आबादी का मसला जो है ना, वो एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है कि आपके मुल्क में जगह, जैसे मैं अभी जब लाहौर में थी इंडस कॉन्क्लेव में, तो मैंने यही बात की कि पाकिस्तान में हर साल अब एक इतने बच्चे माशाल्लाह पैदा होते हैं। माशाल्लाह मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कहा जाता है, लेकिन हम एक पूरा न्यूजीलैंड जो है हर साल ऐड करते हैं अपनी आबादी में। ना हमारे पास जगह है, ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास स्कूल है, ना सेहत है। 48% बच्चे हमारे स्टंटेड है, यानी कि उनके जो कद जो है हाइट वो बहुत कम है, जिसके वजह से उनके जो ब्रेन है वो नहीं डेवलप हुए। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और मेल न्यूट्रिशन इतना हाई है। औरतें जो हैं वो मोर देन 70% एनेमिक हैं। औरतें जो डॉक्टर यास्मीन, ये जो हम आदाद शुमार हैं ये हमें ज़बानी याद हो चुके हैं, ज़ाहिर है रियासत को भी, फैसला साजों को भी ये आदाद शुमार रटे हुए हैं। उसके बावजूद 4.5 से 25 करोड़ कैसे पहुंच गए? और बांग्लादेश वाले जो थे उस ज़माने में 7 करोड़ थे, वो आज 18 पे क्यों रुके हुए हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आदाद शुमार सबको पता है, वो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो बातें मैं कह रही हूँ वही रीइंफोर्स करती हूँ। अगर आप बांग्लादेश की केस स्टडी देखें, हम लोगों ने ज़ाहिर है बहुत वहाँ स्टडी टूर भी करवाया अपनी गवर्नमेंट के, खुद भी हम गए, हमने समझना चाहा। उन्होंने कहा जी, जब हम, वो तो जाहिर है कि हम जब आज़ाद हुए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर दूसरे महीने बुला के कहते थे तुम लोग पॉपुलेशन के लिए क्या करो, मुझे तुम अपनी फिगर्स बताओ, और बड़ी अकाउंटेबिलिटी थी। और उन्होंने जो एक बहुत अच्छा काम किया था उसी वक्त कि वो औरतों को एम्प्लॉयमेंट में ले आए थे, कि औरतें जब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में आ जाती हैं तो ज़ाहिर है वो खुद ब खुद अपनी प्रेगनेंसी को फिर कंट्रोल करती है, मैनेज करती हैं, कि ये नहीं हो सकता कि वो हर साल प्रेग्नेंट हो। तो उन्होंने एक तो औरतों को एम्प्लॉयड किया, एजुकेशन बढ़ाई, उसके बाद उन्होंने सप्लाई साइड बहुत अच्छा किया, यानी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जितने तरीके हैं वो हर कोने में पहुँचे, गोइंग टू द लास्ट माइल, उसकी अकाउंटेबिलिटी रखी एक एक। और अभी हमने 3 साल पहले उनको जूम पे लिया था, पता चला जो उनका पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे 23 डिपार्टमेंट उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें कि हेल्थ तो है ही, लेकिन उसका हर एक डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर भी है, तो रेलवे भी है, तो यूथ मिनिस्ट्री भी है, तो रिलीजियस मिनिस्ट्री भी है, तो वुमेन डेवलपमेंट भी है, सोशल सेक्टर। तो मतलब वो अभी भी इसको इतनी अहमियत देते हैं कि ये एक सेंटर पॉइंट है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक छोटा सा आपने डिपार्टमेंट बना दिया, हेल्थ को भी उससे अलग कर दिया, और उसके बजट्स भी वीक रखे, कैपेसिटी भी उनकी इतनी नहीं बढ़ाई आपने, तो वो तो डिलीवर कर ही नहीं पाए।
तो हम तो इसलिए कि पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है। जब पॉलिटिकल कमिटमेंट होती है, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कोविड को देख लीजिए। पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि सबसे बुरा हाल होगा कोविड में, लेकिन जब करने पे आए तो आपने कोविड का अच्छा मुकाबला किया और आपका अच्छे उस पे आता है। तो मतलब अगर आप कोई रिजल्ट अचीव करना चाहें और आप अकाउंटेबिलिटी रखें, पार्टनरशिप रखें प्राइवेट सेक्टर से, आप लेके चलें कि उसको तो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं वो मिलती है। क्लोज डोर में हमसे सारे पॉलिटिशियन कहते हैं सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है, हमें इस पे काम करना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो करते अपने लिहाज से जो भी करते हैं, लेकिन वो जो एक अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो ओवरऑल नहीं हमने प्रायोरिटी लिस्ट में जाहिर है कि प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ें सबसे नीचे हैं। एक वक्फा लेते हैं, ये गुफ्तगू रखते हैं डॉक्टर साहिबा आपसे। वेलकम बैक। मौजू है ख़वातीन की सेहत और उनके रिप्रोडक्शन के मसाइल। डॉक्टर यास्मीन सबी काजी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, मैंने बिलमुशाफा 2010 का सैलाब कवर किया, 2022 का सैलाब देखा और अभी 2025 का सैलाब भी देखा है। ऑब्ज़र्व ये किया गया कि सैलाब ज़ाहिर सबके लिए ही मुसीबत लाता है, लेकिन बिलखुसूस जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनके लिए डबल मुसीबत है। तशद्दुद, नफ्सा नफसी, ग़िज़ाई मसाइल, तिब्बी मसाइल, बेघरी, पूरा का पूरा जो बोझ है मर्दों पे भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे उस प्रेशर में होते हैं, ख़वातीन होती हैं। क्या आपका भी यही मुशाहिदा है और इन तकालीफ को कम किया जा सकता है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चीज़ हमने देखी, जो मैं कहती हूँ डिजास्टर आफ्टर अ डिजास्टर, कि वो डिजास्टर तो नेचुरल डिजास्टर है जी, आ गया, जाहिर उसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी है। जो हम लोग रेजिलिएंट नहीं है, हमारे रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स नहीं है। लेकिन जो डिजास्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो गर्ल्स और औरतों को और ज़ाहिर बच्चों को होता है। जो हमने सबसे ट्रैजिक बात देखी कि अभी पानी उतरा नहीं है और वहाँ पेरेंट्स कह रहे हैं, स्पेशली फादर्स, कि जैसे ही पानी उतरता है वो 12 साल की 10 साल की बच्ची की कहते हैं इसकी शादी कर दो। अगर वो स्कूल जा रही थी कहते स्कूल तो बह गया है, और अगर स्कूल नहीं जा रही थी तो उन्होंने कहा अब तो उसकी बिल्कुल शादी कर दो, हमारे घर का भी कुछ नहीं पता। यानी उनके लिए ये सबसे पहला कदम है कि वो यंग एज में पुश करते हैं कि हम बेटियों की शादी करते हैं। उनके ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब एक तो ये करते हैं, दूसरा ये कि जो औरतें हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही, अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाह रही उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं मिल रहे। हमने कोविड में भी ये एडवोकेसी की थी कि सब आप जो है इसको एसेंशियल सर्विस का दर्जा ही नहीं देते हैं, तो आप क्या करते हैं इसको एक तरफ कर देते हैं। एसेंशियल सर्विस में सिर्फ ठीक है, बिल्कुल जान बचाना इज मोस्ट एसेंशियल, लेकिन इसकी जो कैटास्ट्रोफी है या इसका जो इम्पैक्ट होता है वो एक औरत की पूरी सेहत पे पड़ सकता है। तो हमने देखा है कि सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो, और ये बड़ी स्टडी की गई है। और जब बात आपने की जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये हमने अर्थक्वेक जब आया था उस वक्त से हमने देखा जो डिस्प्लेस पॉपुलेशंस हैं या इवन रेफ्यूजीज में देखा या फिर फ्लड्स में देखा, सारा का सारा कि जब भी होता है तो उसमें जो है जो भी है मर्द के लिए तो ये कि जी टेंशन में है फलाना है, बट ये कि डोमेस्टिक अब्यूज और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने बाकायदा सेफ स्पेसेस क्रिएट की थी जहाँ पे औरतें अपने आप को महफूज कर सके, उनकी काउंसलिंग हो सके, उन्हें कोई सपोर्ट मिल सके। देखिए इसमें जो गवर्नमेंट तो जो करती है वो करती है और इस हद तक नहीं कर पाती कि वो यहाँ मतलब करना चाहिए लेकिन नहीं होता है। लेकिन जो मैं समझती हूँ जो हमारे NGOs हैं या जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप उनको ट्रेन कर दें, उनको एम्पावर कर दें, जैसे हमने इवन लेडी हेल्थ वर्कर्स को देखा कि वो सख्त से सख्त हालात में भी वो निकल पड़ती हैं और वो मदद करने को तैयार होते हैं। इसी तरह जो आपकी कम्युनिटीज़ में लोग काम कर रहे होते हैं, अगर आप उनको तैयार करें तो वो करते हैं। सिंध में जैसे लॉ है मिनिमम एज ऑफ मैरिज का, लेकिन सिंध में अभी भी बहुत यंग एज में मैरिजेस हो रही होती हैं। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी एक्टिव है, वाइब्रेंट है और इवन डिजास्टर में जाके काम कर रही है तो वो इन चीज़ों को रोक सकती है, बिकॉज ये तो लॉ है। तो लॉ के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो उस पर आप कदम ले सकते हैं। ये इट्स नो मोर अ पर्सनल डिसीजन कि जी हमारी मर्जी हम कर रहे हैं। तो जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सोशल फैब्रिक को जाहिर करती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी है। वही आप कहेंगे फिगर वही है जो सबको पता है कि पाकिस्तान बहुत टॉप बॉटम। तो इसका मतलब है कि इस मसले को इंडिविजुअल के बजाय कलेक्टिव अंदाज में ही हल किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है रियासती मशीनरी प्लस इंडिविजुअल्स प्लस NGOs
और अब ये तिकोन कब बनती है, अब तक तो नहीं बन पाई, लेकिन दुआ करते हैं कि ये तिकोन बने तो मसाइल तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन कम से कम ज़रूर हो सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन सबी काजी, थैंक यू सो मच फॉर योर, और ये आपसे बात करना हमारे लिए एजुकेशन थी। इंशाल्लाह दोबारा आपको बुलाएंगे और किसी और मौजू के लिए। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।